चलिए, गाउस के नियम का अनुप्रयोग। गाउस के नियम का अनुप्रयोग, इनका पहला अनुप्रयोग है अनंत रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन गाउस के नियम का अनुप्रयोग पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे रेखीय आवेश घनत्व। आवेश घनत्व, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी क्या है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक है आपका रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी, और दूसरा क्या है? पृष्ठ आवेश घनत्व। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तीसरा है आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो गाउस के नियम का अनुप्रयोग पढ़ने से पहले हम आवेश घनत्व के बारे में जानेंगे। आवेश घनत्व 3 प्रकार का होता है। इसको 3 भागों में देखा जाता है। एक तो आपका है रेखीय आवेश घनत्व, दूसरा है पृष्ठीय आवेश घनत्व, और तीसरा है आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, इसे हम कहते हैं एक विमीय होता है। ये है एक विमीय, और ये द्विविमीय। ठीक है, ये आपका 2 विमीय होता है, और ये होता है त्रिविमीय। एक विमीय का मतलब जिसमें केवल लंबाई हो। जैसे मान लीजिए कोई तार है, तार में कोई हमें क्या मिलता है? कोई तार हो ऐसे, तो इसमें सिर्फ लंबाई है। और 2 विमीय का मतलब जिसमें आपका लंबाई और चौड़ाई दोनों हो। जैसे कोई पृष्ठ हो, ठीक है, कोई पृष्ठ हो जिसमें लंबाई और चौड़ाई दिया हो, तो इसे 2 विमीय कहते हैं। और त्रिविमीय का मतलब जिसमें क्या हो? जैसे घन हो गया आपका, घन हो गया, घन में एल क्यूब होता है, लेकिन घनाभ की बात कर लेते हैं। घनाभ जो है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और फिर ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये 3 डायमेंशनल होता है। जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों हो उसे त्रिविमीय, जिसमें सिर्फ लंबाई हो उसे एक विमीय, जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों हो उसे क्या कहते हैं? द्विविमीय। तो आपका रेखीय आवेश घनत्व को हम लैम्डा से व्यक्त करते हैं। रेखीय आवेश घनत्व बराबर Q बाई L के होता है, अर्थात कुल आवेश बटे लंबाई, तार की लंबाई। इस तार पर उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी लंबाई के अनुपात को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। यानी इसे आप क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं।
जिसे हम डिनोट करते हैं किससे, लैम्डा से। यह है आपका रेखीय आवेश घनत्व। इसके बाद पृष्ठीय आवेश घनत्व को, पृष्ठीय आवेश घनत्व को आप सिग्मा से यानी बराबर Q बटे A के, जहाँ A बराबर होता है द्विविमीय है, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर हम जानते हैं लंबाई और गुणे कितना होते हैं, चौड़ाई के। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई के। और फिर इसको हम लिख सकते हैं आपका जो है Q, यानी इसको लिख सकते हैं कुल आवेश बटे में क्षेत्रफल, ऐसा भी हम इसे कह सकते हैं Q बाई A के। ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर होता है कुल आवेश बटे क्षेत्रफल के। अब आयतन आवेश घनत्व में जो होता है इसे हम रो से व्यक्त करते हैं और फिर Q बटे A होता है, Q बटे V होता है, क्योंकि आयतन V, यानी यहाँ से हम बराबर लिख सकते हैं कि कुल आवेश बटे आयतन के। आयतन का मतलब होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, अर्थात लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, 3 डायमेंशनल तीनों हो, उसे हम आयतन आवेश घनत्व, उसे आयतन कहते हैं। और क्षेत्रफल में जिसमें सिर्फ क्या हो, लंबाई गुणे चौड़ाई हो, उसे हम क्या कहते हैं, पृष्ठीय या फिर क्षेत्रफल बोलते हैं। और फिर जिसमें सिर्फ लंबाई हो वो आपका क्या है, रेखीय है, यानी एक बीमी है। अर्थात हम कह सकते हैं जो आवेश घनत्व होता है वह 3 प्रकार का होता है। एक तो किसी तार में, दूसरा किसी पढ़ाया गया ना, लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे तो इसके लिए इसकी हमें आवश्यकता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व और फिर आयतन आवेश घनत्व। अब आपका है गाउस के नियम का अनुप्रयोग, क्योंकि ये आवेश घनत्व का भी प्रयोग इसमें है। अब गाउस के नियम का अनुप्रयोग, जो आपके गाउस के नियम का अनुप्रयोग है वो क्या है, मान लीजिए कोई तार है, ये आपका कोई तार है, अनंत लंबाई का कोई तार है, ऐसे अनंत लंबाई का कोई तार है, आप ऐसे बना लीजिए या फिर आप इस तरह कर लीजिए, अनंत लंबाई का कोई तार है, और इसके भीतर प्लस Q आवेश उपस्थित, यानी ये इस पर चार्ज है, प्लस Q आवेश इस पे वितरित है। अब इस तार पर, यानी ये जो आपका रेखीय आवेश या फिर आप कह सकते हैं आवेशित तार, रेखीय आवेश के स्थान पे आप इसे कह सकते हैं आवेशित तार। इस आवेशित तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो एक हम सबसे पहले ज्ञात करने के लिए गाउसियन पृष्ठ की संरचना करते हैं, गाउस के पृष्ठ की संरचना करते हैं। और इस तार में गाउसियन पृष्ठ की जो संरचना होगी वो कैसी होगी, बेलनाकार होगी। तो एक बेलनाकार पृष्ठ की संरचना करते हैं ऐसे, ये एक पृष्ठ है। गाउसियन का पृष्ठ जो होता है बंद पृष्ठ होता है, बंद पृष्ठ है, और इसमें 3 है, इसको मान लीजिए S1 है, इसको मान लीजिए S2 है, और इसको मान लीजिए S3 है। ठीक है, अब
एक तार है, एक बेलन है, जैसे मान लो ये मार्कर है, ठीक है, अब सीरियस पड़ा, ये मार्कर है, इस मार्कर कौन से आकार का है, बेलनाकार, ठीक है। इस बेलनाकार में ये जो मार्कर है, इस मार्कर में कितने पृष्ठ हैं, एक तो पृष्ठ ये है वृत्ताकार और दूसरा पृष्ठ कौन सा है, ये, ठीक है। अगर बेलनाकार है, इसको हम ऐसे रखे हैं तो ऊपरी पृष्ठ हुआ और ये नीचे का पृष्ठ हुआ, और ये क्या है, ये चारों तरफ का, यानी इसके 3 पृष्ठ मिल रहे हैं। इसको एक को S1 मान रहे हैं, दूसरे के S2 और तीसरे को S3, यानी इस ये जो बेलन है इसके अंदर एक क्या है, आवेशित तार रखी हुई है, ठीक है, आवेशित तार है एक, और फिर ये बेलन है चारों तरफ। तो इनके कारण, इस तार के कारण, इस पर गाउस का नियम है, क्योंकि गाउसियन का नियम जो हम लोग पढ़े हैं, गाउस का नियम किसी बंद पृष्ठ के लिए कार्य करता है। तो जो आपका ये S1 है, S1 यहाँ पर मान लेते हैं, क्योंकि प्लस आवेश, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये प्लस कोई चार्ज है और इसके कारण इस बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, इस प्लस के कारण इस P बिंदु पर उत्पन्न, यहाँ से मान लीजिए दूरी कितनी है, R है, इस प्लस आवेश के कारण इस P बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, इधर होगी, है ना, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी, ठीक है। इसी प्रकार से इस प्लस, ये तार है, इसके कारण मान लेते हैं ये छोटा सा एक खंड है, इसका सदिश जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, सदिश है, तो इस पर उत्पन्न, इससे मान लीजिए कितनी दूरी पर है, R है, तो इससे इस पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो क्या होगी, E होगी, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र E है, लेकिन हम जानते हैं किसी भी पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वह पृष्ठ से क्या होता है, अभिलंबोत होता है या फिर लंबोत होता है। इसका भी क्षेत्रफल मान लेते हैं कितना है, S होगा, और ये पृष्ठ S1 है, तो इधर का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या होगा, ds वेक्टर के। बात समझ में, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर ये जो पृष्ठ है, इसमें इस बेलन में एक बेलन है, इस बेलन के अंदर एक आवेशित तार रखा हुआ है, और इस आवेशित तार, और इसमें कितने पृष्ठ मिल रहे हैं, एक पृष्ठ ये मिल रहा है, दूसरा पृष्ठ ये मिल रहा है, और ये क्या है, तीसरा पृष्ठ है, 3 पृष्ठ हैं इसमें। और पहले वाले पृष्ठ पर उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो किधर होगी, इधर होगी, और इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो लंबवत ऊपर की ओर होगा, तो इनके बीच का जो एंगल बना कितना बना, 90 डिग्री का, ठीक है। अब इस प्रकार से यहाँ से मान लीजिए इसके बीच की दूरी आपकी R है, तो यहाँ पर इस स्थान पर इस प्लस के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी, ठीक है, इधर होगी, और इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा उसका भी डायरेक्शन क्या होगा, इधर ही होगा, अभिलंबोत होगा। तो यहाँ पे आप ds बना लीजिए और यहाँ पे कितना E। अब देखिए जैसे मान ला मार्कर रहा, तो इसमें ये जो बेलनाकार है, ये वाला जो पहला पृष्ठ है ये वृत्ताकार है, वृत्ताकार है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर, और अभिलंबोत मतलब बाहर की ओर इधर कार्य करेगा क्षेत्रफल सदिश। उसी प्रकार से अगर हम इसकी बात कर लें तो इधर कार्य करने वाला क्षेत्रफल सदिश किधर, अगर यहाँ से देखें, यहाँ से, तो इधर क्षेत्र कार्य करने वाला जो सदिश होगा किधर होगा, ठीक है, इसका बाहर की ओर, ये जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल सदिश बाहर की ओर, लेकिन इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश है वो किधर कार्य करेगा, इधर कार्य करेगा। तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र दोनों क्या होंगे, एक ही दिशा में कार्य करेंगे, अर्थात इनके बीच का कोण कितना होगा, 0 डिग्री होगा। और यहाँ से मान लेते हैं यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तीसरे पृष्ठ में वृत्ताकार तीसरे पृष्ठ में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो भी किसकी तरह होगी, इस S1 की तरह होगी, E1 इधर होगा, और इसका जो क्षेत्रफल सदिश है वो किधर होगा, इधर होगा, और इनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अब इतनी बात तो कन्फर्म है ये, क्योंकि अब ये जो गाउस थ्योरम है, ये जो आपका फिगर है, इस फिगर से
अब हम जानते हैं कि जो गॉस प्रमेय है ये आपका ds हुआ। तो गाउस के नियमानुसार हम लोग पढ़े हैं कि फाई इक्वल टू क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ से, एक बंद पृष्ठ है, इस संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होगा फाई ई क्या होगा, ठीक है, फाई ई इक्वल टू ई और फिर इनटू में डी एस के। बात समझ में, यही तो पढ़े हैं। ये संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहे हैं, तीनों को मिला करके संपूर्ण पृष्ठ फाई ई बराबर ई इंटू डी एस, इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एस। लेकिन यहाँ पर ये जो पृष्ठ बना हुआ है, ये जो गॉसियन पृष्ठ है, ये 3 परतों से मिल करके बना हुआ है। तो इसके हम बराबर क्या लिख सकते हैं, फाई ई के बराबर लिखा जा सकता है, एक तो S1 से वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका S1 है E इंटू डी एस, ठीक है। दूसरा क्या है आपका इंटीग्रेशन ऑफ S2 है, ठीक है, E इंटू में डी एस है। और तीसरा क्या है इंटीग्रेशन ऑफ S3 है, तो ये हो जाएगा E इंटू में डी एस। बात समझ में, 3 है। तो ये जो हो रहा है ये बराबर किसके है, फाई ई के बराबर है, क्योंकि हम यहाँ से कह भी सकते हैं जो फाई ई है वो बराबर फाई E1 मान सकते हैं आप, प्लस फाई E2 मान सकते हैं आप इसे दूसरे पृष्ठ को। तीसरे पृष्ठ को क्या मान सकते हैं, S3 से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को E3 मान सकते हैं। तो तीनों से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा कुछ इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर हमें पता है कि E इंटू डी एस बराबर क्या होता है, E इंटू डी एस बराबर होता है डी एस कॉस S1 से कॉस थीटा, यानी थीटा बराबर कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ S2 E इंटू में डी एस कॉस, यहाँ पे क्या है दूसरा S2 कौन है, ये है, तो यहाँ से भी 90 डिग्री होगा, प्लस अगला हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा E इंटू में डी एस और फिर कॉस कितना 0 डिग्री। बात समझ में, तो यहाँ से S1 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स S2 से और फिर किससे S3 से, S1 से ये हो रहा है और S2 से ये समीकरण मिला है और S3 से, तो तीनों को हम टोटल वैद्युत फ्लक्स यानी इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर आपका इन तीनों का योग होगा। क्योंकि हम जानते हैं, हमें पता है कि वेक्टर E इंटू में डी एस बराबर E इंटू डी एस कॉस थीटा की, ठीक है। इसी से हम 90 डिग्री और फिर 0 डिग्री वाला प्राप्त किए हैं। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, cos 90 अंश का मान कितना होता है 0 होता है, S1 cos 90 अंश का मान 0, तो E इंटू डी एस इंटू में 0, क्योंकि cos 90 का मान होता है 0, फिर प्लस यहाँ से E इंटू में S2 E और फिर कितना डी एस cos 90 का मान 0, प्लस यहाँ से आपका मिला cos 0 का मान होता है 1, ठीक है, E इंटू डी एस और इंटू में क्या मिला हमें 1। अब ये वाला पूरा समीकरण क्या हुआ 0, ये भी क्या हो गया 0 हो गया, तो हमारे पास मिला, हमें बचा S3 वाला बच गया है, तो ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि E इंटू में डी एस, हमें क्या मिला E इंटू में डी एस मिला, यानी इस पृष्ठ से गुजरने वाला टोटल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर हो जाएगा आपका E इंटू में डी एस के। अब यहाँ से हमें पता है कि E को हम बाहर कर सकते हैं,
ठीक है। ई को हम जब बाहर कर लेंगे तो क्या हमें मिल जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा ई बाहर हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में उसी चीज़ को हम बाहर करते हैं। जैसे मान लीजिए यक्स है ए इंटू डी एक्स, ठीक है। यक्स के डी के पीछे यक्स है, यानी डी के पीछे जो वैल्यू होगी उसके सामने वाली भी वही वैल्यू होनी चाहिए, अर्थात वही अंक होना चाहिए, तभी हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, नहीं तो इसे हम क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ds के सामने वाला जो अल्फ़ाबेट नंबर है वो यस ना हो करके ई है, इसलिए ये कांस्टेंट होगा और ये कहाँ हो जाएगा, बाहर। अब ये जो चीज़ आया आपका ds, अब ds क्या है, ds का मतलब किसी बेलन के जो ये इंटीग्रेशन है आपका, ये संपूर्ण बेलन का क्षेत्रफल बता रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ ds वो बता रहा है कि संपूर्ण बेलन का क्षेत्रफल, और बेलन का क्षेत्रफल कितना होता है, बेलन का क्षेत्रफल आपका होता है 2 पाई r और फिर l के, ठीक है। यदि ये जो आपका बेलन है इसकी लंबाई कितना हो, r हो, ठीक है, और ये जो वृत्त है इसकी त्रिज्या कितनी हो, r हो, ठीक है। ये जो वृत्त है इसकी त्रिज्या r हो और फिर इसकी लंबाई, बेलन की लंबाई l हो, तो इसका जो फाई e होगा कुछ इस प्रकार से होगा 2 पाई आर एल होगा, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ का जो बेलन का क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र है 2 पाई आर एल के। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमको पता है पीछे गॉस के नियम के अनुसार, क्योंकि हमें पता है कि फाई ई बराबर होता है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट के, गॉस लॉ, ठीक है। ये क्या है आपका, गॉसेस लॉ है ना, क्या है, चलो ठीक है, गॉसेस लॉ है। अब यहाँ से फाई ई बराबर इतना है और फाई ई बराबर इतना हमें पता है। अब यहाँ से इस फाई ई का मान हम इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इस फाई ई का मान क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट का मान इसमें रख सकते हैं यहाँ पे, तो फाई ई के स्थान पे यानी आपका है फाई ई इक्वल टू ई इंटू में 2 पाई आर एल, ठीक है, 2 पाई आर एल के, या फिर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर और फिर कितना एल के, ठीक है। पाई क्योंकि हमें पता है ये जो फाई ई है कुल वैद्युत फ्लक्स है गॉस के नियमानुसार क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट के, और इस चीज़ को हम इस समीकरण में यानी फाई ई के स्थान पे इसको रख सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, आप इस पूरे सिस्टम को उठा करके किधर लाइए, इधर, तो जब हम इधर लाएंगे तो ये कितना होगा, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट के इंटू में 2 पाई आर एल के और इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका ई के, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम ऊपर और नीचे 2 का गुणा कर दें और 2 का भाग, 2 का गुणा इधर 2 का अंश में 2 का भाग हर में कर दें, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना 2q होगा और फिर बटे यहाँ पे 2 इंटू में एप्सिलॉन इंटू में 2 पाई आर और फिर कितना हो गया एल हो गया, ठीक है, आर और एल हो गया। तो यहाँ से देखिए 2 कितना हुआ 4, तो बचा हमारे पास मिला कितना q अपान 4 हो गया, 2 4 और फिर पाई है ये है, आर है, पाई एप्सिलॉन तो है हमारे पास, और फिर बचा कितना आर और फिर एल कर सकते हैं इंटू में आर इक्वल टू क्या हुआ ई हो गया, ठीक है, ई हो गया। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ई है तो इस चीज को हमें पता है कि Q बटे L इतना बराबर क्या है, इसीलिए रेखीय आवेश घनत्व को हम बताए थे Q बटे कितना है L, Q बटे L बराबर क्या होता है, लैम्डा होता है, और बच गया आपका R। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 2Q और फिर अपान
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू तो आपका है, यहाँ से आप ऐसा भी कर सकते हैं इनटू में क्यू बटे यल, और फिर यहाँ से 1 बाई क्या होगा, आर होगा, और फिर इक्वल टू ये क्या है, किसके बराबर था, ई के बराबर। अब इतना बराबर अभी अभी हम लोग पढ़े हैं कि रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्डा बराबर होता है क्यू बटे यल के, है ना। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, अर्थात ई को हम ये इस साइड लिख लेते हैं, तो ई इक्वल टू कितना हो गया, 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर इनटू में लैम्डा, और फिर बाई कितना हो गया, आर हो गया। तो जो इस पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हुआ, कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा और अच्छे से इसे लिख सकते हैं। ये हो जाएगा E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हुआ, और लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई कितना हो गया, आर के। ठीक है, ये आपका व्यंजक प्राप्त हो गया, नोट कर लो, है ना। चलिए, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटे आर के। इस चीज को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये जो आपका है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान कितना, आर के। ठीक है, ये चीज इतना बराबर क्या होता है, ठीक है, इतना बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 9 इंटू 10⁻⁹ 2 लैम्डा बाई आर के इक्वल टू। तो ये जो किसी आवेशित तार, ये जो आवेशित तार है, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है, उसका व्यंजक कुछ इस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ, या फिर इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तथा अब यहाँ से E और R में संबंध भी हम बना सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा E प्रोपोर्शनल टू 1 बाई कितना होगा, R हो जाएगा। ठीक है, E प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाए, 1 बाई आर के। यानी अगर हम दूरी को बढ़ाते, R का मान बढ़ाते हैं, तो E का मान क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, अगर हम R का मान बढ़ाएंगे तो E का मान घटेगा, और फिर या फिर इसके मान को हम घटाएंगे तो इसके मान को, ये मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसके E के R क्या है, व्युत्क्रमा अनुपाती है, और इसके मध्य हम इस प्रकार से ग्राफ भी बना सकते हैं। इसका जो ग्राफ आएगा वो कैसे होगा, इस प्रकार से होगा। ये E का है, ये E है, E के बढ़ने की दिशा है, और ये R के बढ़ने की दिशा है। ये E के बढ़ने की दिशा है, और ये R के बढ़ने की दिशा है। तो